डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्सिंग। आपने जब वेब सर्च का ओवरव्यू देखा था लेक्चर 14 में, तो उसमें आपने दो कंपोनेंट्स देखे थे, वेब क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के। वेब क्रॉलिंग को आप लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में आप इंडेक्सिंग को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेक्सिंग होती क्या है। इंडेक्सिंग इज अ साइंस विच टेल्स यू हाउ टू ऑर्गेनाइज और स्टोर योर डाटा। सर्च इंजन्स के पास ह्यूज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। अब यूज़र जब कोई भी क्यूरी सर्च इंजन को देता है कि इसके अगेंस्ट मुझे वेब डॉक्यूमेंट्स सर्च करके दो, क्योंकि सर्च इंजन के पास वो डॉक्यूमेंट्स ह्यूज कलेक्शन में होते हैं, तो ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि उन डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, इस तरीके से स्टोर किया जाए कि जब उस पर यूज़र क्यूरीज परफॉर्म करे तो सर्च इंजन उसमें से एफिशिएंटली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सर्च करके यूज़र के पास लेके आए। एंड इट डील्स विद बोथ स्पेस एंड टाइम। इसका मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इस तरीके से स्टोर किया जाए कि वो कम से कम स्पेस लें और क्विक रिस्पॉन्स करें, यानी कम से कम टाइम में यूज़र की रिक्वायर्ड क्यूरी को प्रोसेस करें। इंडेक्सिंग के लेक्चर में आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज स्टडी करेंगे जो कि एफिशिएंट इंडेक्सिंग के लिए यूज़ होंगी, जिनमें बूलियन इंडेक्सिंग और इन्वर्टेड इंडेक्सिंग की टेक्निक्स हैं। Indexing stage collects, parse and stores data to facilitate fast and accurate information retrieval. Main issues क्या हैं कि what type of data structures should be used for indexing? Indexing के लिए कौन सा data structure use किया जाना चाहिए? What type of words, tokens should be indexed? कौन से ऐसे words जिनको tokens कहा जाता है, ये भी आप आगे देखेंगे कि ये tokens किस तरह से जनरेट होते हैं। तो वो कौन से टोकन्स या कौन से वर्ड्स हैं जिनको इंडेक्स किया जाना चाहिए, और डिक्शनरी के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होना चाहिए। डिक्शनरी आपके पास क्या है, जो आपके पास जितने भी टोकन्स हैं या वर्ड्स हैं उनका जो कलेक्शन है उसको यहाँ पे डिक्शनरी का नाम दिया जा रहा है। तो उस डिक्शनरी को स्टोर करने के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होना चाहिए। तो ये मेन इश्यूज हैं जिनको इंडेक्सिंग में देखा जाता है। स्टॉप वर्ड्स, मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो वोकैबुलरी के होते हैं उनको कहा जाता है स्टॉप वर्ड्स। जनरली यूजर्स अपनी क्यूरीज में स्टॉप वर्ड्स को नहीं लिखते। स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके पास हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, द, इज, एम, तो इस तरह के जो कॉमन वर्ड्स हैं इनको स्टॉप वर्ड्स कहा जाता है। स्टॉप वर्ड्स कंज्यूम्स अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ टोटल टोकन्स टर्म्स, क्योंकि आपके पास ये जो द, इज, आर, एम, ये जो इस तरह के वर्ड्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स में अपेयर हो रहे होते हैं। तो ये जब आप इनको एज अ टोकन अगर लिया जाए तो ये इसमें फिर आपके पास जो टोटल टोकन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो अगर उनको भी इंडेक्सिंग में इंक्लूड किया जा रहा है तो इट विल रिक्वायर अ लार्ज स्पेस। तो इट्स बेटर कि इंडेक्सिंग से पहले स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर दिया जाए। बेसिक इंडेक्सिंग पाइपलाइन क्या है कि सबसे पहले जिन डॉक्यूमेंट्स को इंडेक्स करना है वो डॉक्यूमेंट्स टोकनाइजर के मॉड्यूल को दिए जाते हैं। टोकनाइजर क्या करता है, लेट्स से ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 3 वर्ड्स हैं, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन। तो टोकनाइजर का मॉड्यूल क्या करेगा कि इस में से जितने भी जो वर्ड्स हैं उनको सेपरेट करेगा, यानी कि उनके टोकन्स जनरेट करेगा। अब ये जो उसके पास डॉक्यूमेंट था जिसमें ये वर्ड्स लिखे हुए थे उनके टोकन्स बना दिए उसने, लैदा कर दिए। अब फ्रेंड्स का एक टोकन जनरेट हो गया, एक रोमन्स का टोकन जनरेट हो गया, कंट्रीमैन का टोकन जनरेट हो गया। तो टोकनाइजर ने क्या किया, उसने सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिया और उनके टोकन्स जनरेट कर दिए, यानी कि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी वर्ड्स थे उनके टोकन्स जनरेट कर दिए। लिंग्विस्टिक मॉड्यूल ने क्या किया कि लिंग्विस्टिक मॉड्यूल जो है इसने स्टेमिंग का प्रोसेस परफॉर्म किया, यानी कि जो वर्ड्स थे उनको उनके रूट वर्ड्स में चेंज कर दिया। फ्रेंड्स था तो उसको फ्रेंड में कन्वर्ट कर दिया, रोमन्स था उसको रोमन में कन्वर्ट कर दिया, कंट्रीमैन था उसको कंट्रीमैन में कन्वर्ट कर दिया। तो लिंग्विस्टिक मॉड्यूल्स ने स्टेमिंग के प्रोसेस के बाद मॉडिफाइड टोकन्स जनरेट कर दिए, और ये मॉडिफाइड टोकन्स इंडेक्सर के मॉड्यूल को दिए जाते हैं, और इंडेक्सर का मॉड्यूल इनसे इंडेक्स जनरेट करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्स जनरेट हुआ है ये इन्वर्टेड इंडेक्स है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि इन्वर्टेड इंडेक्स किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। डॉक्यूमेंट को पार्स करते हुए देखा जाता है कि किस फॉर्मेट में है ये डॉक्यूमेंट, लाइक ये PDF में है, वर्ड में है, एक्सेल में है, HTML में है, व्हाट लैंग्वेज इज इट इन।
कि ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, कौन सा कैरेक्टर सेट इसके अंदर यूज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक डॉक्यूमेंट को पार्स करते हुए देखी जाती हैं। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई गई हैं कि कौन सा फॉर्मेट है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा कैरेक्टर सेट यूज हो रहा है, इनको कहा जाता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। लेकिन ये टास्क जो हैं ये मोस्टली ह्यूरिस्टिकली किए जाते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स को इंडेक्स कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, जिनमें सबसे मेन जो इशू होता है वो लैंग्वेज का होता है या फॉर्मेट का। डॉक्यूमेंट्स जो इंडेक्स किए जा रहे होते हैं उनमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंगल इंडेक्स जनरेट होता है उन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए उसमें टर्म्स आ सकती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की। समटाइम्स ऐसे होता है कि एक डॉक्यूमेंट या उसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं उनमें मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रेंच ईमेल हो और उसमें जर्मन पीडीएफ अटैचमेंट हो, तो ये जो हैं ये इश्यूज इंडेक्सिंग करते हुए आते हैं। टोकनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट होता है वो टोकनाइजर को दिया जाता है और उसके डॉक्यूमेंट के जो वर्ड्स होते हैं उससे वो टोकन्स जनरेट करता है। टोकनाइजर को इनपुट में एक स्ट्रिंग दी जाती है और उसके टोकन्स जनरेट करता है, यानी कि उनके जो वर्ड्स हैं उनको सेपरेट कर देता है। टोकन इनको डिफाइन कैसे किया जाता है? टोकन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन अ डॉक्यूमेंट। ईच सेट टोकन इज नाउ अ कैंडिडेट फॉर एन इंडेक्स एंट्री आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग क्या है कि उसमें से जो वैलिड टोकन्स हैं उनको एमिट किया जाता है। टोकनाइजेशन में भी कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे फिनलैंड्स कैपिटल जो है ये एक कंप्लीट वर्ड है, तो टोकनाइजर को इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि फिनलैंड का टोकन जनरेट किया जाए, फिनलैंड्स का किया जाए या फिनलैंड्स ही रखा जाए। जैसे एक और वर्ड है ह्यूलेट पैकर्ड, टोकनाइजर के लिए ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो इनके दो टोकन्स जनरेट कर सकता है जबकि ये एक सिंगल वर्ड है। इसी तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ड जो है इसका भी वो हाइफनेटेड सीक्वेंस जो है वो ब्रेक कर देता है। को एजुकेशन है, लोअर केस है, लोअर केस को कुछ ने इकट्ठा जो है वो लोअर केस लिखा हुआ होता है, कुछ ने लोअर हाइफन केस और कुछ ने स्पेस के साथ यूज किया हुआ होता है। इट कैन बी इफेक्टिव टू गेट द यूजर टू पुट इन पॉसिबल हाइफन्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर को जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जैसे न्यूजीलैंड है तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है कि इसमें ये डिसाइड करना कि ये एक टोकन है या दो टोकन है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो टोकनाइजर को फेस करने पड़ते हैं। टोकनाइजेशन के प्रोसेस में कुछ लैंग्वेज इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जैसे चाइनीज और जापानीज की जो लैंग्वेज है इनके वर्ड्स में कोई स्पेस नहीं होती, तो हमेशा ये गारंटी नहीं किया जाता कि यूनिक टोकन्स जनरेट होंगे। इसी तरीके से जो जापानीज है उसमें मल्टीपल जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको इस तरीके से मिक्स करके लिखा जाता है कि उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। स्टॉप वर्ड्स रिमूवल की दो टेक्निक्स हैं। पहली ये है कि जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, जैसे ए, ऑफ, इफ, वाइल। ये जो कॉमन वर्ड्स हैं इज, आर, एम, वेयर, व्हाट, हाउ, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको रिमूव कर दिया जाए इंडेक्सिंग करने से पहले। और सेकंड टेक्निक जो है वो स्टॉप वर्ड रिमूवल की ये है कि जितने भी आपके कलेक्शन के अंदर वर्ड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट किया जाए और उसके बाद उन वर्ड्स को रिमूव किया जाए जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 30% हो ऑफ टोटल कलेक्शन। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। पहली में क्या हो रहा है, पहली में मोस्ट कॉमन वर्ड्स को रिमूव किया जा रहा है और सेकंड टेक्निक में उनकी पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जा रही है और ऐसे वर्ड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 30% हो उनको रिमूव कर दिया जाए। तो ये दो टेक्निक्स हैं स्टॉप वर्ड्स रिमूवल की। स्टेमिंग, जब टोकनाइजर डिफरेंट टोकन्स जनरेट करके लिंग्विस्टिक मॉड्यूल को देता है तो उसमें स्टेमिंग का प्रोसेस परफॉर्म होता है, जिसमें जो टोकन्स हैं या जो वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, उनको रूट वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है इंडेक्सिंग से पहले। जैसे ऑटोमेट, ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन, इन सारों को रिड्यूस करके एक सिंगल वर्ड ऑटोमेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक और एग्जांपल है कि कॉम्प्रेस्ड है, कॉम्प्रेशन है, इनको इक्विवेलेंट कर दिया जाता है कॉम्प्रेस के। पोर्टर्स एल्गोरिदम, इट्स कॉमनेस्ट एल्गोरिदम फॉर स्टेमिंग इंग्लिश वर्ड्स। रिजल्ट्स सजेस्ट इट इज एट लीस्ट एज गुड एज अदर स्टेमिंग ऑप्शंस। पोर्टर्स एल्गोरिदम को इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनकी स्टेमिंग के लिए यूज किया जाता है और ये मोस्ट कॉमन एल्गोरिदम है। कन्वेंशंस प्लस 5 फेजेस ऑफ रिडक्शंस, हर फेज जो है वो सिक्वेंशियली अप्लाई होती है और हर फेज जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कमांड्स। टिपिकल रूल्स हैं पोर्टर के, जैसे आपके पास जो वर्ड्स जिनके एंड में एस एस सी एस आ रहा है तो उसको एस एस में कन्वर्ट कर दिया जाए।
IES है तो उसको I में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसी तरह से ATIONAL है तो उसको ATE में कन्वर्ट कर दिया जाए। TIONAL है तो उसको TION में कन्वर्ट कर दिया जाए। अच्छा, इसके जो रूल्स हैं ये सेंसिटिव हैं टू द मेजर ऑफ वर्ड्स। जैसे आपके पास एमनेट यहाँ पे रिमूव हो रहा है, रिप्लेसमेंट और सीमेंट दोनों के अंदर है, लेकिन इसमें वो उसको रिमूव कर रहा है, इसमें रिप्लैक में कन्वर्ट कर दिया है और एमनेट को उसने डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया EMENT को। लेकिन इसी तरह से जो सेकंड वर्ड है जिसमें सीमेंट है उसमें भी EMENT यूज़ हो रहा था एंड में, लेकिन उसने उस सब को डिलीट नहीं किया। अगर वो उसको रिमूव कर देता तो उसके पास सिर्फ सी रह जाता, जो कि उसका कोई मतलब नहीं होता, मीनिंगलेस हो जाता, तो उसने उसको वैसा ही रखा। तो उसके जो रूल्स हैं इट्स सेंसिटिव टू द मेजर ऑफ वर्ड्स। कुछ और स्टेमर्स भी यूज़ होते हैं, जैसे लोविंस स्टेमर है जो कि इस URL पे अवेलेबल है। उसके अलावा सिंगल पास, लॉन्गेस्ट सफिक्स रिमूवल, अबाउट 250 रूल्स हैं इसमें, तो ये भी यूज़ किए जा सकते हैं स्टेमिंग के लिए। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हुआ जिसमें हमने इंडेक्सिंग का इंट्रोडक्शन देखा। थैंक यू।